डायरेक्टली कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज 18th अमेंडमेंट। हमने पिछले जो लेक्चर में एक बात की थी, एक वर्ड हमने देखा था, फेडरेशन। फेडरेशन एक वाहिद चीज है जो पाकिस्तान की 78 ईयर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ना कांस्टेंट रही है। ठीक है, अगर आप 56 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, या सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन देखें, उसमें कहा गया पाकिस्तान फेडरेशन होगी। फिर अगर आप 56 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसमें फेडरेशन थी, 62 में भी फेडरेशन थी, और 73 में भी फेडरेशन थी। लेकिन इसमें एक इशू था। इशू ये था कि आप कहने की हद तक तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली तो अपने आप को फेडरेशन कह रहे थे, बट इन प्रैक्टिस हम लोग यूनिटरी बिहेव कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी फेडरेशन में कैमरलिज्म है, एक हाउस है, इट मीन्स के फेडरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी जो प्रोविंसेस हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। ठीक है, सिमिलरली जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, जो मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स थे ना, वो सेंटर ने अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। ठीक है, सेंटर ने पावर्स को सेंट्रलाइज किया हुआ था, डिवॉल्व नहीं किया हुआ था प्रोविंसेस की तरफ। ठीक है, सो जो ये सारी डिबेट थी ना कि पाकिस्तान फेडरेशन है, वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल थी। इन प्रैक्टिस पाकिस्तान प्रैक्टिस क्या कर रहा था, यूनिटरी स्टेट, क्वाज़ी फेडरेशन इसको कहते हैं, कि टिल टुवर्ड्स यूनिटरी था पाकिस्तान का। ये डिबेट बेसिकली 18th अमेंडमेंट में जब हम आते हैं ना, तो 18th अमेंडमेंट की जो सबसे बड़ी डिबेट है, दैट इज कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाया जाए। स्ट्रॉन्ग फेडरेशन से मुराद ये नहीं होता कि आपका सेंटर मजीद स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग फेडरेशन को आप आज के दिन फॉर वंस एंड फॉर ऑल समझ लें कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन से मुराद है कि आपके सेंटर और प्रोविंसेस की पावर्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, प्रोविंसेस भी आपके स्ट्रॉन्ग हो और कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड हुई हो पावर्स between center and between center and federating units, आपके provinces। तो 18th amendment talked about devolving most of the things to the provinces। ठीक है, जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहने की हद तक तो आपको फेडरेशन कह दिया था, बट सारे के सारे सब्जेक्ट सेंटर के पास थे, सारी की सारी चीजें सेंटर ने अपने कंट्रोल में रखी हुई थी। इन दिस रिगार्ड आपके पास 2010 में अमेंडमेंट आती है, अप्रैल 2010 था, अमेंडमेंट आई थी 18th अमेंडमेंट के नाम से। आपके पार्लियामेंट के 292 आउट ऑफ 342 मेंबर्स ने इस पे वोट किया था इन फेवर ऑफ 18th अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट के अंदर 102 आर्टिकल्स को चेंज किया गया था, एंड फॉर दैट रीजन 18th अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपके टोटल 280 आर्टिकल्स हैं, आउट ऑफ विच 102 आर्टिकल्स वर अमेंडेड इन 18th अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो गया। अब अगर हम डायरेक्टली डिस्कस करें कि 18th अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंजेस की थी इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये 6 मेजर चीजें हैं। सबसे पहले है जी आपकी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अगर हम पीछे जो हमने पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में डिस्कस किया था, द होल डिबेट ऑफ 8th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट, जिसमें 58(2)(b) का इस्तेमाल और एडिशन हुई थी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और रिमूवल हुआ था। सो ये बेसिकली ये एक आर्टिकल आपकी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहा था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है यूनिलैटरली अपनी विल पे, तो इट मींस कि आपकी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो 18th अमेंडमेंट ने इसको रिजॉल्व किया। ठीक है, देन सेकेंडली आपकी 18th अमेंडमेंट ने जो प्रेसिडेंट ने ओवर द टाइम अपने पास पावर्स एक्यूमुलेट कर ली थी, उनको कटेल किया। प्रेसिडेंट की बहुत सी पावर्स 18th अमेंडमेंट में ले ली गई। ठीक है, देन द थर्ड इशू इन 18th अमेंडमेंट इज, जो कि जिस जिस चीज को रिजॉल्व किया गया था, दैट इज योर जुडिशरी। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। देन द फोर्थ थिंग इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए थे इन द 18th अमेंडमेंट। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग एक आर्टिकल ऐड किया गया था इन द 18th अमेंडमेंट। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट, आपके सेंटर प्रोविंस के रिलेशन को इवॉल्व किया गया था। कि आपके सेंटर जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज पावर्स थी, सेंटर के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स थी, उनको डिवॉल्व करके प्रोविंसेस को दे दिया गया था। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर इन एन ऑपोजिट वे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सबसे मेजर सब्जेक्ट, दैट इज आपका सेंटर प्रोविंस रिलेशन। कि आपकी 18th अमेंडमेंट ने सेंटर प्रोविंस रिलेशंस को कैसे इवॉल्व किया है। और मैं आपके साथ आज ना एक पेपर भी सॉल्व पेपर शेयर करता हूँ 18th अमेंडमेंट के ऊपर ही, ताकि आपको आइडिया हो कि
इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना होता। सो डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड सेंटर प्रोविंस रिलेशंस, आपकी 18th अमेंडमेंट ने ना सेंटर प्रोविंस रिलेशंस को इन न्यूमरस वेज इफेक्ट किया, चेंज किया, बेहतर किया। सबसे पहले आते हैं जी आपकी लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। आपके प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी दी गई है इन 18th अमेंडमेंट। लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी से क्या मुराद है कि लेजिस्लेशन बहुत सी चीजों पे जो कि पहले सेंटर कर रहा था, 18th अमेंडमेंट ने कहा कि भाई वो सेंटर नहीं करेगा, वो लेजिस्लेशन आपके प्रोविंसेस खुद करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में बात की आपकी लिस्ट सिस्टम इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम से मुराद ये है कि जी आपका जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें दो लिस्ट थी, टू लिस्ट्स। ठीक है, एक थी आपकी फेडरेटिंग लिस्ट और एक थी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल कह रहा हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट। आपकी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल लिस्ट नहीं थी, एक फेडरेटिंग लिस्ट थी, एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट थी। फेडरेटिंग लिस्ट के अंदर आगे दो सब्जेक्ट्स थे, FL1 और FL2। ठीक है, 18th अमेंडमेंट ने क्या किया, 18th अमेंडमेंट ने सबसे पहले आपकी कॉन्करेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। आपकी कॉन्करेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया था 18th अमेंडमेंट ने। आगे चलें, जो आपकी FL फेडरेटिंग लिस्ट में आगे FL1 है और FL2 है। FL1 वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फेडरेशन के अंडर आते हैं, इसके ऊपर लेजिस्लेशन फेडरेशन करेगी अकेले। FL2 वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपकी फेडरेशन और प्रोविंसेस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में CCI में बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। 18th अमेंडमेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट को कर दिया अबॉलिश। ठीक है, आपके 44, या आपके पास आप लोग लिख लें 44 सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व कर दिया प्रोविंसेस के पास, कि अब इन 44 सब्जेक्ट्स पे आपके प्रोविंसेस लेजिस्लेशन करेंगे, सेंटर लेजिस्लेशन नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली FL1 के 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स जो कि FL1 में थे उनको उठा के FL2 में डाल दिया, कि अब ये 4 सब्जेक्ट्स, आपको ये सब्जेक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्लाइडली बताता हूँ कि FL1 में और FL2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बट अब आप इसको ना ये डेवोल्यूशन को बेसिकली समझे कि किस तरह FL1 को कम करके FL2 को एक्सपैंड किया गया और आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसको भी कम खत्म कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर्स डिवॉल्व हो जाए आपके प्रोविंसेस के पास। ठीक है, FL1 के 4 सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व करके FL2 में दे दिया गया। ठीक है, लास्टली आपकी FL1 की 5 सब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, कि वो रेजिडुअरी पावर्स में चलेगी और वो रेजिडुअरी पावर्स आपकी प्रोविंसेस को दे दी गई, कि भाई जो चीजें बच गई है ना, वट एवर इज लेफ्ट बिहाइंड, वो उस पे प्रोविंसेस आपकी लेजिस्लेशन करेंगे। तो सी के 18th अमेंडमेंट ने बेसिकली प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी दी है। ये सारी जो हमने बात की है लिस्ट सिस्टम, ये आर्टिकल 142 में डिस्कस हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 142 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप सिर्फ आर्टिकल 142 मेंशन करके नीचे लिस्ट सिस्टम बता के ये FL1 FL2 की चीज बताते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब अगर हम FL1 की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आज के दिन FL1 में, डिफेंस आपका, फॉरेन अफेयर्स आपकी, करेंसी, ये FPSC CSS का जो एग्जाम ले रहा है दैट इज अंडर द सेंटर, कंट्रोल्ड बाय सेंटर। आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की मेजर मेजर चीजें हैं वो आपका सेंटर कंट्रोल कर रहा है। और FL2 में क्या चीजें चली गई, हेल्थ, एजुकेशन, आपका सेंसस, आपका HEC, आपका मैरिज, आपकी लेबर, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके FL2 में चले गए। तो सी के जो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स है ना, वो आपने डिवॉल्व कर दिए हैं टूवर्ड्स द प्रोविंसेस। ये अभी हमने जो बात करी है ये सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट में करेंगे। आप जब ऑलवेज रिमेंबर, जब आपके पास अमेंडमेंट आती है ना, या कोई भी आपके पास ऐसी चीज आती है जो आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपने उस पे क्रिटिसिज्म भी अगर करना होता है ना, तो दैट शुड बी एकेडमिक, और अगर आपने उसको सपोर्ट भी करना होता है तो दैट शुड बी एकेडमिक। आज के लेक्चर में हम इसके दोनों साइड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को डिस्कस कर लेंगे, और क्वेश्चन में जो भी आए, इवन अगर आपसे कहा गया कि आप इसको सपोर्ट करें या उसकी पॉजिटिव साइड्स पूछी जाएं, तो आप पॉजिटिव साइड्स बता दें, अगर नेगेटिव साइड्स पूछी जाएं
तो नेगेटिव साइड्स बता दें। नेक्स्ट है जी आपके सेंटर प्रोविंस रिलेशन में हमने लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी की बात कर ली। दूसरे नंबर पे आता है आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से अच्छा क्लास में इसको थोड़ा सा रेस भी करूं ये ताकि आप लोग, मैंने इसमें लिखना भी हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से मुराद ये है कि जो आपके प्रोविंसेस थे ना उनके पास फाइनेंस बहुत कम था बिफोर 18th अमेंडमेंट। ठीक है सो 18th अमेंडमेंट ने क्या किया कि आपके प्रोविंसेस के लिए फाइनेंस गारंटी कर दिया। किस तरह कर दिया? 2009 में आपके पास 7th एनएफसी अवार्ड आता है। ठीक है, 7th एनएफसी अवार्ड में ना दो, चले इसको हम हल्का सा स्लाइडली डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए बाकी सब चीजें समझना आसानी हो। 7th एनएफसी अवार्ड ने आपकी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल शेयरिंग को डिफाइन किया। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेयरिंग से क्या मुराद है? वर्टिकल से मुराद है कि सेंटर और प्रोविंस के दरमियान शेयर को डिसाइड किया कि सेंटर को कितना मिलेगा और प्रोविंस को कितना मिलेगा। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ने क्या किया कि 4 प्रोविंसेस हैं आपके, इन 4 को शेयर किस तरह मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 काम किए आपके 7th एनएफसी अवार्ड ने, जो कि आया था 2009 में। इसमें अब होता ही है कि 7th एनएफसी अवार्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है कि जी सेंटर के पास 42.5%, जो भी पैसे हैं आपके पास, जो भी रेवेन्यू है उसका 42.5% सेंटर के पास चला जाएगा और उसका 57.5% प्रोविंसेस के पास चला जाएगा। आज के दिन जो एनएफसी अवार्ड की डिबेट चल रही है वो इसके अराउंड ज्यादा रिवॉल्व कर रही है और इसके अराउंड कम रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि इसमें सेंटर का कंसर्न है कि मेरे पास पैसे ही नहीं होते टू डू एक्सपेंडिचर्स। इस पे हम अभी नेगेटिव साइड पे आके हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। एनी हाउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एनएफसी अवार्ड 7th ने कह दिया जी 42%, 42.5% सेंटर के पास जाएगा, 57.5% आपके प्रोविंसेस के पास जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एनएफ 7th एनएफसी अवार्ड ने 4 इंडिकेटर्स दे दिए। ठीक है, 4 इंडिकेटर्स दे दिए कि जी इन इंडिकेटर्स की बेसिस पे आप प्रोविंसेस के बीच में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसमें से पहला इंडिकेटर है पॉपुलेशन। ठीक है, जिसको 7th एनएफसी अवार्ड में 82% वेटेज दे दी गई। सॉरी, यहाँ पे इसमें एनएफसी अवार्ड को 82% वेटेज दे दी गई पॉपुलेशन को, कि 82% जो प्रोविंस के पास पैसा जाएगा उसकी पॉपुलेशन की बेसिस पे जाएगा। ठीक है, देन सेकंड इंडिकेटर इज पॉवर्टी, जिसको दी गई आपके पास 10.3% वेटेज। देन थर्ड इंडिकेटर इज आपका रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, जिसको दी गई आपके पास 5% वेटेज। और लास्ट इंडिकेटर इज इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको दी गई 2.7% वेटेज। ठीक है, सो ये एनएफसी अवार्ड ने कहा कि हर प्रोविंस की ये 4 इंडिकेटर्स देखो और इसकी बेसिस पे इसको दे दो शेयर, इसको दे दो शेयर, इसको दे दो, इसको दे दो, ये आपके 4 जो यूनिट्स। ठीक है, ये एनएफसी अवार्ड था। ये आपकी 18th अमेंडमेंट में ये नहीं आई थी। 18th अमेंडमेंट में क्या आया था? 18th अमेंडमेंट ने कहा 160 आर्टिकल 3A ने कहा कि 7th एनएफसी अवार्ड में जो शेयर डिसाइड हुआ है प्रोविंसेस के लिए, उससे कम शेयर, उससे कम शेयर, ये आप लोग लिख लें बेशक, कि 7th एनएफसी अवार्ड में जो प्रोविंसेस को शेयर दिया गया है दैट इज 57.5%। अगले किसी भी एनएफसी अवार्ड में इससे कम शेयर नहीं दिया जाएगा। इससे ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। मतलब 57.5% को मिनिमम शेयर डिक्लेयर कर दिया गया कि इससे कम शेयर प्रोविंसेस को आगे किसी भी एनएफसी अवार्ड में नहीं दिया जाएगा। इसका रिजल्ट ये आया कि वो दिन है और आज का दिन है, पिछले 15-16 साल में आपका शेयर यही चल रहा है। इसके अलावा अगला कोई एनएफसी अवार्ड साइन ही नहीं हो पाया, क्योंकि अगर साइन होना था तो इसका मतलब इससे ज्यादा होना था और सेंटर को तो इसके ऊपर भी शदीद रिजर्वेशन था। सो इससे कम सेंटर बेसिकली शेयर को कम करना चाह रहा है और प्रोविंसेस इस पे कभी भी एग्री नहीं करेंगे। और क्यों क्यों एग्री नहीं होंगे उस पे हम अभी अगेन जब हम ये इस पे आगे डिस्कस करते हैं कि आप प्रोविंसेस के बारे में कोई भी चीज अमेंडमेंट की, ये नेक्स्ट 4th पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि आप प्रोविंसेस को एक अमेंडमेंट से रिलेटेड भी ऑटोनॉमी दे दी गई है, विच इज अगेन अ कंसर्न फॉर फेडरेशन आपकी। ठीक है, देन आता है जी आपका थर्ड, अगेन स्टूडेंट्स में इसको मिटाने लगा। देन आता है आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड सेंटर प्रोविंस रिलेशन को इवॉल्व किस तरह किया है आपकी एनएफसी अवार्ड ने।
उसने कहा है कि आपके पास एक इदारा है कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका नाम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। दिस इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI, जो कि डील करते हैं आपके आर्टिकल 153, 154, 155, ये 3 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। इसमें अभी हमने FL2 में बात की थी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपके पास इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने FL2 के सब्जेक्ट्स पे इन्होंने आपस में डिस्कस करना है। CCI के टोटल 8 मेंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। 8 मेंबर्स हैं जिनमें से एक आपका प्राइम मिनिस्टर है, 3 आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें से 3 प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, 3 नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और 4 आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं। सो ये 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल आपकी CCI है, जिसका एक काम है कि प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, दूसरा काम है फेडरल लेजिस्लेटिव प्लेस 2 को ऊपर डिस्कशन करके उन सब्जेक्ट्स को डील करना, ठीक है। सो इसको स्ट्रेंथन किया गया इन 18th अमेंडमेंट, ठीक है। और एक और काम किया गया कि ये डिसाइड किया गया कि दे मीट इन आफ्टर एवरी 90 डेज, हर 90 दिन बाद, हर 3 महीने बाद CCI के मेंबर्स ने मिलना ही मिलना है, ठीक है। दैट इज इट। नेक्स्ट है जी सेंटर प्रोविंस रिलेशन के ऊपर नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है अमेंडमेंट रिलेटेड टू प्रोविंस। 18th अमेंडमेंट ने बोला कि भाई अब ऐसी कोई भी अमेंडमेंट जो कि डील करेगी आपके प्रोविंसेस के साथ, उस अमेंडमेंट का, फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेंडमेंट डील कर रही है पंजाब के बारे में, कोई पंजाब के बारे में चीज चेंज हो रही है, तो पंजाब की जो असेंबली है उससे भी उस अमेंडमेंट का 2/3 मेजोरिटी से पास होना मैंडेटरी है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। फिर इसके अलावा और प्रोविंसेस के बारे में क्या चीज आई कि आपका जो NWFP था उसका नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा KPK रख दिया गया। आपका जो बलोचिस्तान था इसका स्पेलिंग यहाँ पे यू से चेंज करके ओ कर दिया गया। अब आज के दिन जब ये न्यू प्रोविंसेस की डिबेट होती है, न्यू प्रोविंसेस की अमेंडमेंट इतनी इजी क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अभी जब 27th अमेंडमेंट की आपके पास जो इनिशियल डिस्कशन आ रही थी उसमें न्यू प्रोविंसेस की भी बात हो रही थी कि शायद न्यू प्रोविंसेस स्टैब्लिश किए जाएं, लेकिन उसमें मसला क्यों डिले हो गया? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज के न्यू प्रोविंसेस की जब भी अप्रूवल होनी है अमेंडमेंट की, तो उसको प्रोविंसेस से भी अप्रूव कराना है। जिस जिस प्रोविंस की बाउंड्री चेंज होगी उस प्रोविंस से अप्रूव होना जरूरी है। लेकिन उसमें मसला क्या है कि प्रोविंसेस के अंदर अभी कंसेंसस डेवलप करना इतना आसान नहीं है। फॉर द टाइम बिंग इट इज इजी फॉर द फेडरल गवर्नमेंट टू डेवलप कंसेंसस। इस्लामाबाद के अंदर प्रोविंसेस का कंसेंसस इज नॉट दैट इजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंटर प्रोविंस का सब्जेक्ट है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। 22 मिनिस्ट्रीज, ये आपको ये पता होना चाहिए, 22 मिनिस्ट्रीज आपकी प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दी गई, जिसका मतलब है कि अब उन 22 प्रोविंसेस की जो सारी लीडरशिप है दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रोविंसेस, और उस वजह से आपकी प्रोविंसेस को काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दे दी गई है, ठीक है। सॉरी। तो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑनरलेस प्रॉपर्टी। ये आज के दिन जो हमारी रिकोडेक वगैरह की डिस्कशन है, जो ये जो सारी है, इसकी क्लैरिटी बेसिकली हमें यहाँ से मिलती है। आपका आर्टिकल 172 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आपकी कोई भी चीज है ना, कोई भी रिसोर्स है जो कि आपके किसी भी लैंड पे आपको मिलता है, उसमें 50% शेयरिंग होनी चाहिए प्रोविंस और फेडरेशन के दरमियान। तो आज के दिन जो हमारा रिकोडेक है, ठीक है, रिकोडेक की जो डिवीजन हुई हुई है वो इस तरह हुई हुई है कि जो आपके पास बाहर से कंपनी आई हुई है 50% उसने ले लिया, बाकी जो 50% बचा है वो 50-50 डिवाइड हो गया, 25% इनके पास, मतलब टोटल का 25% इनके पास आ रहा है फेडरेशन के पास, और 25% आपका आ रहा है सेंटर के पास। तो आपकी जो आर्टिकल 172 है ऑनरलेस प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, उसने क्लैरिटी दे दी है रिगार्डिंग आपकी शेयरिंग पे कि आपके पास कोई रिसोर्स है तो उसकी शेयरिंग किस तरह होनी है, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, ये सेंटर प्रोविंस रिलेशन को जो चेंज कर रहा है, लास्ट पॉइंट ये अगेन आपकी जो करंट डायनामिक्स में था उस टाइम आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की इंस्टॉलेशन हो रही थी। आर्टिकल 157 टॉक्ड अबाउट दिस हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन के किसी भी प्रोविंस में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रोविंस का अप्रूवल अप्रूवल इज मस्ट, ठीक है। इसके नतीजे में आज के दिन तक हमें काला बाग डैम की कंस्ट्रक्शन होती नजर नहीं आई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका एक लास्ट, जो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको 6 सब्जेक्ट्स बोले थे उसमें से जो सेंटर प्रोविंस की डिबेट थी,
उसमें से हमने सेंटर प्रोविंस में ये 6-7 पॉइंट्स दिए कि किस तरह 18th अमेंडमेंट ने सेंटर प्रोविंस रिलेशंस को इवॉल्व किया, और आपने देखा है कि किस तरह सेंटर प्रोविंस रिलेशंस में प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं जी सेकंड सेकंड सब्जेक्ट, जो कि हमने अब हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे आ जाते हैं। हमने बोला कि जी अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है चैट में, मैं एक दफा देख लूँ, एनी क्वेश्चन चिल्लाओ। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। शाजिया, वॉइस क्लियर है या नहीं है? एनीवन? क्लियर, क्लियर, ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट थिंग इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। हमने अभी बोला कि आपके पास जो 18th अमेंडमेंट आई थी, उससे पहले पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को शदीद किस्म का हर्ट कर दिया गया था थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम 8th अमेंडमेंट, जनरल ज़ियाउल हक ने 8th अमेंडमेंट में आर्टिकल 58 भी को ऐड कर दिया था, जिससे आपके प्रेसिडेंट यूनिलैटरली आपकी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो 18th अमेंडमेंट ने आके सबसे पहले वो 17th अमेंडमेंट में जनरल मुशर्रफ ने फिर उसको ऐड कर दिया था, और 18th अमेंडमेंट में आके वंस एंड फॉर ऑल 58(2)(b) को आपके कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया, और जो पावर थी प्रेसिडेंट के पास टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, वो पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, विल नॉट गो इनटू डिटेल। देन सेकंड थिंग जो आपकी 18th अमेंडमेंट करती है, दैट इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 आपका है रिगार्डिंग हाई ट्रिजन। ठीक है, और हाई ट्रिजन में आपके पास इसकी डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ब्रॉड किया गया, मतलब आपकी जो ये एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सपेंड किया गया, उसमें मल्टीपल सिनोनिम्स ऐड किए गए कि इन बाय एनी केस अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया जाता है या डिसॉल्व किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो उस केस में आपकी हाई ट्रिजन की पनिशमेंट मिलेगी उस इंसान को जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करेगा या एब्रोगेट करेगा या जो भी करेगा, कोई 10-12 सिनोनिम्स ऐड कर दी। देन आपके सेनेट की जो वर्किंग डेज थे उनको बढ़ा के 90 से 110 कर दिया गया, नेशनल असेंबली के वर्किंग डेज को 70 से 110 कर दिया गया। एंड लास्टली आपकी डिसाइड किया गया है जी कि आपकी टोटल पार्लियामेंट की 11% का ही आपकी मिनिस्टर्स होंगे, मतलब आपकी जो कैबिनेट होगी वो आपकी टोटल पार्लियामेंट की 11% होगी। इट इज डिबेटेबल कि आज के दिन वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज अनदर डिबेट। तो ये आपकी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी ये चेंजेस लाई गई पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। देन हमने बात की है कि जी आपकी प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर्स को कटेल कर दिया गया और बहुत सारी पावर्स को ले लिया गया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रेसिडेंट थे, अगेन 58(2)(b) की आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो पार्लियामेंट में मेंशन कर दिया मैंने। तो आपके जो प्रेसिडेंट की 58(2)(b) की पावर थी उसको खत्म कर दिया गया। देन आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे आर्टिकल 213 के मुताबिक। ठीक है, आपका आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट को अलाउ करता था। 18th अमेंडमेंट ने वो चीज खत्म कर दी, और अब उसके बाद आपकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म कर दी गई विच कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स में से 4, ये अगेन आगे जुडिशरी में आता है। उसमें डिसाइड किया गया कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी ये आपकी गवर्नमेंट और जो कि आपकी ऑपोजिशन पे मुश्तमिल है, ये आपस में बैठ के आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, जो कि आज के दिन तक हमारी, अगेन ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं जो कि आज के दिन तक हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि 26th अमेंडमेंट में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक आर्बिट्रेरी सी पावर दे दी गई कि जब तक नेक्स्ट आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं होते, आपके करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही पावर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है करंटली वो अपना टेन्योर क्रॉस कर चुके हैं, और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक इशू है। देन आपकी प्रेसिडेंट की पावर जो कि टू अपॉइंट गवर्नर थी, वो भी ले ली गई। आर्टिकल 101 में प्रेसिडेंट के पास पावर थी टू अपॉइंट गवर्नर, वो ले तो नहीं ली गई, उसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया गया कि अब वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग प्राइम मिनिस्टर फिर गवर्नर अपॉइंट करेंगे। देन आर्टिकल 232 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स में आपके जो प्रेसिडेंट के पास ये इमरजेंसी पावर थी, अगेन ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी जिसको दोबारा ले लिया गया कि अब प्रेसिडेंट अगर कोई इमरजेंसी लगाएगा तो वो पार्लियामेंट की कंसेंट से लगाएगा।
देन अनदर पावर जो प्रेसिडेंट के पास थी ऑर्डिनेंस की, उसको लिमिट किया गया इस तरह के आपकी जो ऑर्डिनेंस आएगी उसको आपने उसने विद इन 120 डेज 4 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होना है। अगर वो अप्रूव नहीं होती तो वो ऑर्डिनेंस आफ्टर 120 डेज इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 89 इस बारे में बात करते हैं। देन लास्ट थिंग इज कि प्रेसिडेंट के पास रेफरेंडम की पावर थी, वो रेफरेंडम की पावर भी प्रेसिडेंट से ले ली गई। तो ये 4 5 6 पावर्स थी जो प्रेसिडेंट के पास थी बिफोर 18th अमेंडमेंट, और ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट से ले ली गई थी इन 18th अमेंडमेंट। ले जी, अब हमारा एक ऐसा टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि अगेन 18th अमेंडमेंट के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन में आपकी जुडिशरी को लेके 26th अमेंडमेंट भी आ चुकी है आपके पास, 27th अमेंडमेंट भी आ चुकी है आपके पास। तो इसको हम डिस्कस करते हैं इन ग्रेट बिट ऑफ डिटेल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जी, इसमें 2 3 बड़ी मेजर चीजें आई आपके पास। जो सबसे मेजर चेंजेस आती हैं 18th अमेंडमेंट में, वो आती हैं आपके आर्टिकल 175 ए में। ठीक है, आर्टिकल 175 ए में क्या क्या चेंजेस आती हैं जी? एक वर्ड ऐड किया जाता है सीनियर मोस्ट जज का, जिसमें कहा जाता है कि जी आपका जो सीनियर मोस्ट जज होगा आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑटोमेटिकली दैट पर्सन इज गोइंग टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कंसिडरिंग पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स, इट वाज अ गुड स्टेप कि आपकी जो सारी वो डिबेट थी, जो सारे मसले मसाइल थे, वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो गए इन 18th अमेंडमेंट के। आपका जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो मसला ही खत्म हो गया कि यार ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिसाइजेशन, वो चीजें खत्म कर दी गई कि सीनियर मोस्ट जज आपका ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। और आज के दिन ये चीज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये 26 अमेंडमेंट में खत्म कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आपकी 175 ए के अंदर ही दो चीजें ऐड की जाती हैं, ऐड इन द सेंस की जाती हैं कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म किया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, और इसका बेसिकली काम क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इन 7 मेंबर्स में आपके पास होते हैं जी आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये अब आपने, अभी हम इसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं 26 अमेंडमेंट में, ये फिर डिटेल में डिस्कशन में आएगी चीज, क्योंकि 26 अमेंडमेंट ने इसको दोबारा रीशेप कर दिया। आपके पास इसमें दो, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, दो आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास एक फॉरेन मिनिस्टर, आपके फाइन कह रहा हूँ, जो आपके लॉ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, एक आपके लॉ मिनिस्टर होते हैं, एक आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, और एक आपके सीनियर एडवोकेट होते हैं, 1 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके एक आपके यहाँ पे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस भी होते हैं, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस भी होते हैं। ठीक है, सो आपके पास 4 जजेस हैं, 4 जजेस हैं, और 3 आपके पास दूसरी साइड से हैं, एग्जीक्यूटिव की साइड से। ये चीफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन की जाती है। अच्छा, बिफोर मैं आपको पार्लियामेंट्री कमेटी का बताऊं, मैं यहाँ पे आपको आगे बता देता हूँ इसके पीछे मसले क्या होते हैं। जब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन होती है ना, इसके ऊपर बड़ी रिटेलिएशन आती है जुडिशरी की साइड से कि आपने जुडिशरी के मेंबर्स कम रखे हैं, 4 मेंबर्स रखे हैं। तो इस वजह से जुडिशरी इनको थ्रेटन करती है कि अगर आप इसको जेसीपी को चेंज नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी अमेंडमेंट उड़ा के रख दी जाएगी। सो इस पर्सपेक्टिव में आपके पास 19th अमेंडमेंट आती है, जिसमें जेसीपी की मेंबरशिप को 7 से बढ़ा के 9 मेंबर्स पे कर दिया जाता है, और आपके दो जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उसकी जगह 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ये हायरार्की है ये हो जाती है 6-3 में, कि 6 जजेस 3 एग्जीक्यूटिव। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला रहा है जुडिशरी को लेके, जजेस अपॉइंट द जजेस। ठीक है, और इसी पर्सपेक्टिव में 26वीं तरमीम आती है कि हु विल गार्ड द गार्ड्स। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी जेसीपी की थी, और इसी को जस्ट टू क्रिएट अ पर्सपेक्टिव 26 अमेंडमेंट में ये जेसीपी की मेंबरशिप को 9 से चेंज करके 13 कर दिया जाता है, और इस जो जुडिशरी का टिल्ट था ना उसको खत्म कर दिया जाता है। 5 आपके जजेस हो जाते हैं, 5 आपके पार्लियामेंटेरियंस हो जाते हैं। इस तरह करते करते आपका एक डाइवर्स किस्म का जेसीपी फॉर्म कर दिया जाता है इन 26 अमेंडमेंट। दिस इज जस्ट फॉर आपको एक कंपैरेटिव बताने के लिए मैंने ऐड कर दिया, अदरवाइज हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल अगले लेक्चर्स में। आगे चलते हैं।
सो दिस इज अबाउट आपकी जेसीपी, ठीक है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी के अलावा यहाँ पे इसी आर्टिकल 175 के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की जाती है, जो कि विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 8 मेंबर्स होंगे आपके, ठीक है। 4 होंगे आपके नेशनल असेंबली के, 4 होंगे आपके सेनेट के, और ये 2 आपके गवर्नमेंट की साइड से होंगे, 2 आपके ऑपोजिशन की साइड से होंगे। सिमिलरली यहाँ पे सेनेट में से 2 आपके गवर्नमेंट की साइड के होंगे, 2 आपके ऑपोजिशन की साइड के होंगे, ठीक है। सो ये आपकी आर्टिकल 175 के अंदर चेंजेस की जाती हैं रिगार्डिंग जुडिशरी इन दी 18th अमेंडमेंट। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फॉर्म किया जाता है, इससे पहले भी थी लेकिन वो क्लोज हो गई थी, तो 2010 में 18th अमेंडमेंट के बाद ऑफिशियली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्रिएट किया जाता है, और वो उसके बाद आज तक एज इट इज इंटेक्ट है। तो ये आपके थे जी मेजर सब्जेक्ट्स, जो कि आपकी पार्लियामेंट्री, आपकी प्रेसिडेंशियल पावर्स कर्टेल की, आपकी जुडिशरी की, आपकी सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन की, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपके फंडामेंटल राइट्स और आपके लोकल गवर्नमेंट। इन्हीं के अलावा आपकी 18th अमेंडमेंट ने आपके 3 फंडामेंटल राइट्स ऐड किए थे, और उनमें से 3 फंडामेंटल राइट्स क्या थे आपके? वो थे जी 10A, 19A और 25A, ठीक है। 10A टॉक्स अबाउट फेयर ट्रायल, 18th अमेंडमेंट में ऐड किया गया है कि हर इंसान की फेयर ट्रायल होगी। 19A टॉक्स अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हर इंसान के पास राइट टू इंफॉर्मेशन होगी। और 25A टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, कि आपके पास 5 से 16 साल के हर बच्चे का हक है कि उसको मुफ्त तालीम दी जाए, ठीक हो गया। तो ये आपके राइट फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल ऐड किए गए थे। लास्टली आपका एक 140A ऑन लोकल गवर्नमेंट ऐड किया गया था, 140A, जिसमें कहा गया था कि जी आपकी लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन वो आज तक एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और उसमें इतनी क्लैरिटी भी नहीं दी गई कि आपकी, हाँ इस पे आप लोग क्रिटिसिज्म, जब लोकल गवर्नमेंट की अभी हम नेगेटिव साइड की बात करते हैं तो हम इस पे क्रिटिसिज्म में कंपैरेटिवली इंडिया की एग्जांपल देते हैं कि इंडिया ने क्या किया हुआ है और हमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है। सो 140A ऐड किया गया जी कि आपकी लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें वो अगेन आपके प्रोविंसेस को बाउंड नहीं किया गया, और आज के दिन तक लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, यहां तक आपको कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछे, फिर हम ये हमारी पूरी की पूरी 18th अमेंडमेंट की जो एक ओवरव्यू है वो हो गया है। इसमें पॉजिटिव साइड्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम इस पे जो क्रिटिसिज्म आता है ना, हमने वो भी एक दफा देखना है कि क्रिटिसिज्म 18th अमेंडमेंट के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म आता है, ताकि इन केस अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखना पड़े तो आपके पास इक्वली अच्छे आर्गुमेंट्स क्रिटिसिज्म के ऊपर भी होने चाहिए। जी क्लास कोई क्वेश्चन है तो चैट में आप लोग ड्रॉप कर दें बीच में, मीनवाइल मैं फिर आपको आंसर कर दूंगा। अच्छा जी, अब आते हैं क्रिटिसिज्म पे कि जी प्रॉब्लम्स क्या है 18th अमेंडमेंट अगर है तो आज के दिन तक उस पर डिस्कशन क्यों हो रही है, हमें भी क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो सबसे पहला इशू तो भाई वही इशू है जो हमने पीछे भी हल्का सा डिस्कस किया, कि जो आपके 7th NFC में सेंट्रल प्रोविंस के शेयर की बात है ना, जिसमें 42%, 42.5% सेंटर के पास है। सेंटर कहता है कि जी मेरे पास बहुत कम शेयर है, मेरे पास पैसे ही नहीं होते कि मैं कुछ भी कर सकूं, मेरा जो फिस्कल स्पेस है वो बहुत ज्यादा श्रिंक होगी हुई है। वो क्यों ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो कहते हैं जी हमने डिफेंस, हमने डिफेंस के पैसे देने हैं, आपकी जो डेट सर्विसिंग है वो हमने करनी है, आपकी जो आगे कुछ भी चीजें हैं जो मेजर मेजर है वो हम कर रहे हैं, और पैसे सारे आपके प्रोविंसेस के पास है, मेजर चंक आपके प्रोविंसेस ले जाते हैं। तो सेंटर आज तक इस चीज को कहता है कि इतनी बड़ी चीजें, फॉर एग्जाम्पल इन 2 चीजों में आपके सेंटर का 50 से 60% फाइनेंस लग जाता है, ठीक है। इनफैक्ट इन सम केसेस 70% भी लग जाता है। सो सेंटर का इस चीज पे कंसर्न है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे पास फिजिकल स्पेस ही नहीं होती टू डू एक्सपेंडिचर्स। देन सेकंड क्रिटिसिज्म इस पे किया जाता है ऑन एजुकेशन। अगेन आपकी जो भी 27th अमेंडमेंट की इनिशियल डिस्कशन हो रही थी तो उसमें एजुकेशन पे डिबेट आ रही थी कि आपने करंट डायनामिक्स में जो एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया प्रोविंसेस में, क्या ये वायबल है भी या नहीं, क्या आपके प्रोविंसेस इतने केपेबल हैं कि आप इसको अपने अपनी प्रोविंसेस में जाके हर बच्चे को तालीम दे सकें। एक तरफ आपने एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया प्रोविंसेस में, दूसरी तरफ आपने आर्टिकल 25A कर दिया है कि हर हर बच्चे का, हर 5 से 16 साल के बच्चे का राइट टू हैव एजुकेशन है, ठीक है। तो ये क्या कंपैरेटिवली ये पॉसिबल है चीज, ठीक है। ये दूसरा क्रिटिसिज्म आता है। देन द थर्ड क्रिटिसिज्म इज कि अगेन आपका हेल्थ को डिवॉल्व कर दिया गया है आपके प्रोविंसेस के पास। तो यहाँ पे फिर अगेन वही सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन आता है
کہ کیا جیسے اچھا ایجوکیشن میں آپ کے پاس SNC آیا تھا تو دیٹ واز ناٹ امپلیمنٹڈ. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ایجوکیشن پہ آپ کی پالیسی اگر سینٹر پر آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سب جو آپ کے پروونسز ہیں اس پہ ایکسیپٹ کریں, اس کو اکنالج کریں. آگے چلیں. پھر آپ کے پاس جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس میں اگین آپ کے جو ہیلتھ کے کرنٹ ڈائنامکس ہیں اس میں ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ سیکٹر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس چیز کو ڈیل کر سکے کہ آپ کے پورے پروونسز میں اتنی کیپیسٹی ہے. ان شارٹ آپ کا جو کیپیسٹی کا یہ جو پانچواں کرٹیسزم ہے دیٹ از دا بگیسٹ کرٹیسزم. اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے جو پروونسز ہیں کیا فار ایگزامپل ایک میں آپ کو اس کی پہلے ایگزامپل دیتا ہوں پھر میں آپ کو پروونسز کی فارم میں کیا ایک 10 سال کا بچہ اور ایک 40 سال کا بندہ ان دو لوگوں کی کیپیسٹی ایکول ہو سکتی ہے؟ جو کہ ڈائریکٹلی آنسر اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتی. اب اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پنجاب پروونس کی شیپ لے کے گیا تھا 1866 میں بیک ان برٹش کے دور میں, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس اگر ہم سندھ کی بات کریں تو اگین یہ 19 آپ کا 36 میں پروونس بنا تھا, ٹھیک ہے. پھر اگر ہم NWFP کی بات کریں تو یہ 1901 میں پروونس بنا تھا. اور اگر لاسٹلی ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہ بنا تھا پروونس 1970 میں. اب یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا اٹ از پاسبل کہ ان تمام پروونسز کی کیپیسٹی ہو کہ ان سارے سبجیکٹس کو جو کہ ڈیوالو کر دیا گیا ہے, جو کہ ساری کی ساری اتھارٹی سینٹر سے اٹھا کے پروونسز کو دے دی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ مینج کر سکتے ہیں؟ پھر اس پہ کاؤنٹر آتا ہے کہ جی پنجاب تو شاید کر لے, سندھ بھی میں بھی کر لے, کیا اینڈ یہ KPK اور بلوچستان کی ہے اتنی کیپیسٹی؟ کہیں نہ کہیں سندھ پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب تو اتنا پرانا پروونس ہے, اس کے پاس تو پھر کیپیسٹی ہے, اس کے پاس انسٹیٹیوشن ہے, اس کے پاس ورک فورس ہے, اس کی پاپولیشن ہے, سب کچھ ہے, پنجاب تو مینج کر سکتا ہے. کیا سندھ NWFP جو آج کے دن KPK بن چکا ہے اور آپ کے پاس بلوچستان کی اس چیز کی کیپیسٹی ہے کہ یہ سارے ایشوز مینج کر لے؟ سو یہ آپ کے اوپر کریٹیسزم آتا ہے. دین ایک اور کریٹیسزم آتا ہے ریگارڈنگ انوائرمنٹ. اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ کے پاس انوائرمنٹ اب پروونسز مینج کر رہے ہیں اور اسی میں آپ کے پاس جو آپ کے پاس پروونشل آپ کی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ بھی اس کے بعد ہی فارم ہوئی تھی. تو اس پہ سوال ہے کہ کیا انوائرمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ پروونسز کے پاس ہونا چاہیے, یا کہ انوائرمنٹ کو کمپلیٹلی آپ کا فیڈریشن کے کنٹرول میں ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک کرٹیسزم ہے کہ انوائرمنٹ تو کلائمیٹ تو کبھی بھی باؤنڈریز نہیں دیکھتا, تو ایسی چیز جو باؤنڈریز نہیں دیکھ رہی اس کو ہم نے پروونسز کو ڈیوالو کر کے اپنے لیے پرابلمس کیوں کریٹ کر لی گئی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک لاسٹ کرٹیسزم دیکھ لیا. ابھی ہم نے جو انڈیکیٹرز ڈسکس کیے تھے NFC ایوارڈ کے اوپر کہیں کے میں نے لکھے تھے, اگر میں نے مٹائے نہیں ہیں تو پھر دیکھ لیتے. سو وہ مٹ گئے, ٹھیک ہے. میں نے NFC ایوارڈ کے آپ کو 4 انڈیکیٹرز دکھائے تھے. پاپولیشن 82%, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس پاورٹی تھی 10.3%, پھر آپ کے پاس ریونیو تھا 5%, اور آپ کے پاس انورس پاپولیشن ڈینسٹی تھی 2.7%. اب یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ انڈیکیٹرز اچھے ہیں یا برے ہیں؟ فار ایگزامپل پاپولیشن کو پروموٹ کرنا پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ پہلے اتنی زیادہ پاپولیشن گروتھ ہے, پاپولیشن ایکسپونینشلی انکریز کر رہی ہے, 240 کراس کر چکی ہے, آپ کی 2.55% پاپولیشن گروتھ ہے, ایسے سچویشن میں کیا ایسا انڈیکیٹر رکھنا از وائبل یا نہیں وائبل؟ کیا آپ پاپولیشن کو پروموٹ نہیں کر رہے اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ سملرلی اس پہ پاورٹی پہ بات کرتا ہے آپ کے جو بلوچستان وغیرہ کی یہ کم ہے شیئر. سندھ کا کنسرن از آن ریونیو کہ آپ نے اتنا کم ریونیو کا رکھا ہوا ہے. سندھ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جی ریونیو میں تو سندھ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. انورس پاپولیشن ڈینسٹی میں اگین بلوچستان کا کنسرن ہوتا ہے کہ انورس پاپولیشن ڈینسٹی کا شیئر بڑھانا چاہیے. پنجاب کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ 82% شیئر جو پنجاب کا ہے اس کا سب سے یہ جو 82% شیئر پاپولیشن کا ہے اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ پنجاب کو ہو رہا ہے. تو یہ جو سارے 6-7 کرٹیسزم ہیں یہ 18th امینڈمنٹ پہ کیے جاتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ویلڈ بھی ہیں اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں